आज का जो अपना ये वीडियो है तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेनली वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में। ठीक है कि वेलोसिटी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं लोग। ये नाम है इसका, क्या नाम है इसका? वेलोसिटी सेलेक्टर। यानी कि कुछ चार्ज पार्टिकल होगा, किसका वेलोसिटी सेलेक्ट करना है तो इसके बारे में भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो किसका वेलोसिटी सेलेक्ट करना है तो कुछ चार्ज पार्टिकल होगा जिस पे कि आवेश होगा, उसका वेलोसिटी को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ऐसे ही हम कुछ भी ले सकते हैं जिसके वेलोसिटी को हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एक ही फिक्स तरीके की वेलोसिटी है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी है, किसी का डायरेक्शन किधर है तो किसी का किधर है। हमको क्या करना है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे इलेक्ट्रॉन जिसके पास पार्टिकुलर वेलोसिटी है, उसको क्या करना है, चुनना है। तो उसको कैसे चुनेंगे, यही हम लोगों का आज का मुद्दा है। ठीक है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल के पास कुछ फिक्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी को फिक्स करने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के पास दो चीज़ होता है। एक होता है इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड, जिसको कि हम लोग परिमाण बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है इसका डायरेक्शन। तो हम लोग जब वेलोसिटी को सेलेक्ट करेंगे उसका मतलब कि उस वेलोसिटी के पास एक फिक्स मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और एक फिक्स डायरेक्शन भी होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे कि हमको इसको चुनना है। ये नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिए और डायरेक्शन कुछ भी हो तो बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, अलग अलग हो जाएगा। तो वेलोसिटी फिक्स मतलब इन दोनों फिक्स। समझ में आ रहा बात? क्योंकि वेलोसिटी का ये दो चीज़ है। तो अगर वेलोसिटी को फिक्स करना है तो मैग्नीट्यूड को भी फिक्स करना ही होगा और डायरेक्शन को भी फिक्स करना होगा। बिना इन दोनों को फिक्स किए हम इसको फिक्स कर ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ को हमको केयर करना है कि अगर वेलोसिटी फिक्स है तो ये दोनों फिक्स होगा, अदरवाइज वेलोसिटी फिक्स नहीं होगा। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश का मतलब दिशा के साथ है, तो दिशा के साथ है तो दिशा को भी फिक्स करना होगा, इसके परिमाण को भी साथ साथ में फिक्स करना होगा, तभी जाके ये सदिश राशि फिक्स होगा। अगर इसी के जगह पे स्पीड होता है तो स्पीड होता तो सिर्फ हमको क्या फिक्स करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो अगर स्पीड को फिक्स करने का जरूरत कहीं से भी अगर आ पड़ता है तो हमको सिर्फ इसका क्या फिक्स करना होगा, मैग्नीट्यूड, मतलब कि परिमाण। समझ में आ रहा है बात? मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड फिक्स कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम वेलोसिटी को फिक्स करने वाले हैं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स रहेगा, तभी जाके वेलोसिटी फिक्स होगा। तो ये अंतर समझ में आना चाहिए कि हमको इसी वेलोसिटी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अब इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जो अरेंजमेंट बनाएंगे उसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अरेंजमेंट को समझने के लिए पूरा 3D में हम लोगों को एनालाइज करना होगा, तभी जाके इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अच्छा से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक्सिस। एग्जाम्पल के लिए हम शो कर देते हैं कि कैसे एक्सिस बनाएंगे, लेकिन एक्सिस हम लोग को बनाना होगा तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो हम करते हैं कि एक एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाते हैं। ये हो गया अपना एक्स अक्ष, ये हो गया अपना वाई अक्ष, और जेड अक्ष किधर होगा। तो हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि जेड अक्ष कैसे होता है, ऊपर होता है। तो जैसे कि ये ऊपर जेड अक्ष है, लेकिन हमको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर तो इसे बना नहीं सकते हैं बोर्ड पे, तो इसको ऐसे खींचे हैं। तो अगर कोई पूछेगा हमसे कि एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना है, तो हमको ये एंगल देख के नहीं बोलना है, ये एंगल भूल के भी देख के नहीं बोलना है। हमको पता है कि एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्योंकि ये जेड ऐसे नहीं है, ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया। अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग अगर पूरे अच्छे से दिखाना चाहेंगे, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको प्लेन में दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसे करके, ये हो गया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये अपना हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ से अपना गया है वाई अक्ष, और ये यहाँ से ऊपर तरफ क्या निकल गया, यहाँ से जेड अक्ष हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो नीचे यहाँ पे है इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये वाला जो यहाँ पे बगल में है इसको क्या बोलेंगे, वाई, और यहाँ पे एक जेड गया हुआ है तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा। और ये जो इधर में बगल में है इसको क्या बोलेंगे, एक्स के साथ यहाँ पे जेड है तो एक्स जेड प्लेन। तो जो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 3 प्लेन से मिलकर बना हुआ है। एक एक्स वाई प्लेन जो कि नीचे दिख रहा है, वाई जेड प्लेन जो कि इधर में है, ये वाला अपना वाई जेड प्लेन हो गया। ठीक है, और ये अपना हो जाएगा एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों के बारे में हम लोग को मालूम रहना चाहिए, तभी जाके इसको हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। और 3D में देखना है, बोर्ड 2D है तो 2D में तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जब एनालाइज करेंगे तो 3D का होना आवश्यक है। बिना 3D का हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये समझते हैं लोग, हम इसमें जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इधर हम क्या किए कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए हैं बी, जेड डायरेक्शन में। तो अगर हमको इसका लिखना होगा कि जेड डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए हैं तो हमको बी को कैसे लिख सकते हैं, बी वैल्यू है वेक्टर बी। तो इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि बी है, लेकिन जेड डायरेक्शन में है तो के कैप लगाना पड़ेगा।
तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। उसी के साथ हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते हैं। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसको क्या वैल्यू देंगे, ये चूंकि वाई डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में था तो के कैप लिखे थे। उसी प्रकार से अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ई जे कैप। दो हो गया, ये अपना पहला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं चार्ज के बारे में, ताकि इसको इस पर अप्लाई करने में क्या हो, ईजी हो। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज के लिए मैटर रहना चाहिए, सिंपली मतलब समझना है। कोई पार्टिकल चार्ज कैसे होता है, कोई भी मैटर है, ये हमारा मार्कर ही है, ये चार्ज हो सकता है, चार्ज पार्टिकल हो सकता है। अगर इसमें चार्ज रहे तो चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये इसमें चार्ज तो है। लेकिन अभी जो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। तो अगर हम इसको चार्ज पार्टिकल बनाना है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। और अगर इस पर बाहर से लेकर कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो नाभिक में रहता है या न्यूक्लियस में रहता है। तो जब भी निकालने या डालने की बात होगा तो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। या तो इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो ये सिंपल सा कोई भी मैटर जो है या पदार्थ है वो चार्ज पार्टिकल हो सकता है। ये नहीं कि चार्ज पार्टिकल कोई अलग प्रकार का पार्टिकल होता है, वैसा नहीं समझना है। चार्ज पार्टिकल एक सिंपल चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये अपना हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि कैसे कैसे फोर्स जनरेट होता है। तो हमारे पास दो प्रकार का फोर्स होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिए हैं तो एफ ई के बारे में जानते हैं लोग कि एफ ई कैसे बनता है, क्यू इंटू ई। जितना चार्ज रहेगा, जितना जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, वो बनता है क्यू भी क्रॉस बी। मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी रहेगा तभी जगह मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। अगर वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू जीरो कर दें, अगर वेलोसिटी हाईले नहीं है तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स को बनने के लिए वेलोसिटी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें भी और बी दोनों है। और इसको हम लोग पूरा कर देंगे तो क्यू भी बी, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है भी और बी के बीच में तो उसको क्या लिखते हैं लोग, साइन थीटा। तो अगर भी जीरो हुआ तो बी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है, अगर ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे इसको रख दिए और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इस पर कौन कौन फोर्स लग सकता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर भी का वैल्यू जीरो है तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक के वजह से लग जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ चार्ज से मतलब है, चार्ज के पास वेलोसिटी है या नहीं उससे इसको मतलब नहीं है। तो इसके पे बस अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देगा, लेकिन इस पर चार्ज है और ये नहीं चल रहा है, सिर्फ चार्ज है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स बल नहीं लगा सकता है। इस मैग्नेटिक फोर्स तभी बल लगाएगा जब ये क्या करना चालू कर देगा, चलना ऐसे चालू कर देगा। तो अगर ये ऐसे चलना चालू कर देगा तो फिर इस पे ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्या कर देगा, बल लगाने लगेगा। और इलेक्ट्रिक तो फिर भी लगाएगा, क्योंकि चार्ज तो अभी भी है। थोड़ी ना कि चलने से चार्ज इसका खत्म हो जाता है। चलने से चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो गो पैरामीटर होता है किसी वस्तु के पास, एक होता है मास, एक होता है उसके पास चार्ज। तो मास जो है वो चलने के साथ बदलता है, मतलब कि कोई आदमी तेज चलने लगा चलेगा तो उसका मास बदल सकता है, मतलब कोई भारी हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो चलने के साथ नहीं बदलता है। तो अब ये नहीं बोलना है कि अभी हम तो दौड़ते हैं तो मेरा मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि प्रकाश की स्पीड के आसपास करना पड़ेगा, तब जाके देखा जाता है कि मास में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, ऊर्जा में बदलाव होता है। तो मतलब कि गति की वजह से मास में तो बदलाव मिल जाता है, लेकिन चार्ज में बदलाव मिले या न मिले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब चार्ज में बदलाव मिलता ही नहीं है, चार्ज फिक्स होता है, इनवेरिएबल होता है, वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। ये इसका एक कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपना हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इधर हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम क्या करते हैं कि एक चार्ज को रखते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक्स एक्सिस पे चार्ज को रख दिए, तो रख देंगे तो सिर्फ इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई प्लस क्यू है, तो इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये इधर चलने लगेगा। तो इसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम एक्स डायरेक्शन में चला भी देते हैं, वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है, भी वेक्टर। तो भी को हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो जो भी वेक्टर है वो भी तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, आई कैप में। तो दो चीज़ अपने पास हो गया, एक भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो कि के कैप के डायरेक्शन में है, यानी कि जेड ऊपर के डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऊपर, अगर हम लोग प्लेन में बात करेंगे तो ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जा रहा है, जेड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फोर्स
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे है, मैग्नेटिक फोर्स बोल दिए सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर जा रहा है जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जे के डायरेक्शन में है, मतलब कि वाई के तरफ, और वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, जो चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो अब इस चार्ज पार्टिकल को एनालाइज करते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, नहीं लगेगा, अवश्य लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें कोई हम चार्ज रख दिए हैं, तो अगर ये चार्ज मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज रख दिए और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसे पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिए तब फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो दो चीज़ होता है, तो अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ऋणावेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा है। तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि किस डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में था, यानी कि जे डायरेक्शन में था, तो इस पे फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग गया, जे डायरेक्शन में ही लग गया। तो हम यहाँ पे जो फोर्स लिखे थे क्यू ई, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू ई डायरेक्शन जे कैप, समझ में आ गया। तो ये अपना हो गया यहाँ पे कि जे कैप डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब हमको निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये था कि इस वेलोसिटी से इसको कोई मतलब नहीं था, ये अपना फोर्स लग गया, और ये दोनों जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा एक ही प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब कि ये प्लेन से बदल जाए, ठीक है, प्लेन से बदलने का कोई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को एक प्लेन में हम मान लेंगे, क्योंकि उसी में वो लगता है। लेकिन इसके केस में देखते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे दो गो आ गया है वेक्टर, ठीक है, एक वेलोसिटी वेक्टर है और एक यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। V क्रॉस B करना है, क्या करना है, V क्रॉस B करना है। तो V क्रॉस B करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं, ये हमारा है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। जेड का डायरेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये भी निकाले थे कि जेड ऊपर भी हो सकता है, जेड नीचे भी हो सकता है। हमको ये मालूम है कि जेड अक्ष जो होता है वो एक्स वाई दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम इसको ऊपर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो क्या आता है, के कैप आता है। तो मतलब कि आई इधर और जे इधर दायां हाथ से, मतलब जिस हाथ से खाना खाते हैं उस हाथ से, कि आई के डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, जे के डायरेक्शन मुड़ा देंगे तो ये ऊपर मिल गया। तो ये हो गया अपना कौन सा डायरेक्शन, जेड का डायरेक्शन। तो इसलिए हम इसको बोलें कि ये है अपना जेड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब कि ऊपर की तरफ हो गया। तो ये भी क्रॉस बी किए तो आई क्रॉस जे, तो ये था अपना आई कैप, ये था अपना जे कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट आया अपना यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आ गया, के कैप आ गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ पर के कैप हो गया। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब ये मालूम चल गया कि अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे, कि आई कैप में जे कैप का गुना करेंगे तो क्या आता है, के कैप आता है। एक मतलब इसका लूप भी बना देते हैं, ऐसा हाथ से हम गुना करके देख सकते हैं कि आई से जे करेंगे तो के मिल जाएगा, अगर जे से आई करते हैं तो क्या मिल जाता है, माइनस के मिल जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, और अगर जे क्रॉस आई कर दे देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के मिल जाएगा। तो इन दोनों अंतर को हम लोगों को स्पष्ट रहना चाहिए। उसी प्रकार मान लेते हैं कि आई क्रॉस के करते हैं, तो आई क्रॉस के कैसे करेंगे, तो आई के डायरेक्शन में हाथ किए और के ऊपर है तो ऐसे करना पड़ेगा, मतलब कि तो मतलब किस डायरेक्शन में चला गया, ये चला गया अंगूठा जो है वो माइनस जे डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब कि अगर हम आई क्रॉस के करते हैं तो किस डायरेक्शन में जाता है, माइनस जे डायरेक्शन में जाता है, और के क्रॉस आई करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जे के डायरेक्शन में चला जाएगा। उसी प्रकार से हम किसके लिए निकाल सकते हैं, आई के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आई निकालने के लिए हमको जे और के का गुना करना होगा। तो मान लेते हैं कि जे के डायरेक्शन में हाथ रख दिए, के डायरेक्शन में मोड़ दिए ऊपर की तरफ, ये ऊपर है ना, यहाँ ऊपर में ये अपना उंगली सब किस डायरेक्शन में हो गया, जे के डायरेक्शन में, ऊपर है अपना के, तो आई क्रॉस कर दिए तो ये किस डायरेक्शन में उठा जा रहा है, आई कैप के डायरेक्शन में। मतलब कि जे से उंगली घूम रहा है तो जे से घूमते हुए किस पे जा रहा है, के पे जा रहा है। तो मतलब कि जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, अपना आई मिलेगा, और इसका उल्टा करेंगे तो माइनस आई मिल जाएगा। तो ये अपना को यहाँ पे मालूम चलना चाहिए। अब इसको जब मालूम चल गया तो इसको उपयोग करते हुए हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना मैग्नेटिक फोर्स निकालना है एफ बी, यहाँ पे सिर्फ बी लिख दिए हैं, ये एफ बी होगा, ठीक है। तो एफ बी जब निकालना है तो क्यू तो रहेगा ही, भी किस डायरेक्शन में है, भी यहाँ पे है आई कैप डायरेक्शन में, तो क्यू भी आई कैप, बी किस डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे बी के कैप। अब यहाँ पे क्यू भी बी, तीन को तो निकल गया, और आई क्रॉस के करना है। तो आई क्रॉस के करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि आई को के में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस जे मिलेगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगा था, जे डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग गया, माइनस जे के डायरेक्शन में। ये हो गया एफ बी। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर इसको चार्ज पार्टिकल जो भी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ना ये इधर मुड़े
ना ये इधर मुड़ा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्लस जे में मुड़ाना चाहता है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में उस तरफ ले जाना चाहता है, पॉजिटिव वाई में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको नेगेटिव वाई में लेके आना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि ये किधर भी ना जाए, ना इसमें जाए ना इसमें जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको यहीं पे दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा बराबर। जैसे कि ये एक मार्कर है तो हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि ऊपर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर खींच रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ऊपर जाने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो नीचे जाने लगेगा। और लेकिन अगर दोनों सेम बल से खींचेगा तो ना तो ये ऊपर जाएगा ना तो ये नीचे जाएगा, बल्कि इसी पोजीशन में रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इसके सीधे जा सकता है लेकिन इधर और इधर जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इधर लगने वाला फोर्स, सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी इधर है तो इधर का फोर्स से इधर का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता। इधर का वेलोसिटी इतना ही रहेगा, सिर्फ इधर का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग को पता रहना चाहिए। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर लग रहा है वेलोसिटी के, वो वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं, भले दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाए फिर ऐड होकर नेट वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में हो जाए, वो एक अलग बात हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों बल को बराबर कर देंगे ताकि दोनों बल आपस में लड़ कहीं मर जाए और ये अपना वेलोसिटी जो है वो क्या रहे, फिक्स है और अपना चलते रहे। तो मतलब कि क्यू भी बी, पहले एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे ताकि और क्लियर रहेगा। तो मतलब कि एफ ई, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है का फोर्स जो है वो एफ बी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि क्यू ई बराबर होना चाहिए क्यू भी बी के। डायरेक्शन को हम लोग एनालाइज कर लिए, डायरेक्शन उल्टा है तो वही हम लोग के लिए आवश्यक है। एक डायरेक्शन में लग जाता है तो फिर तो दोनों मिल के उसको ले जाता है, दोनों उल्टा है इसीलिए मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्या कर पा रहा है, कैंसिल कर पा रहा है। तो यहाँ से क्यू क्यू तो गया काम से, मतलब कि चार्ज से मतलब नहीं रह गया। अब वेलोसिटी कितना आ गया, ई बाई बी, मतलब कि जिस चार्ज पार्टिकल के पास इतना वेलोसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो जिसके पास इतना मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाएगा। अब एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। इतना तो आ गया यहाँ पे, तो अब लिख देते हैं हम, v बराबर ई बाई बी आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं v बराबर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और वहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। ये इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, मतलब कि या फिर 10 मान लेते हैं, ठीक है 10। यूनिट क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो अगर हम लोग इसका यूनिट निकले तो अगर फोर्स होता है न्यूटन, अगर हम लोग इसका यूनिट लिखना चाहें तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर, और दोनों का हम लोग अभी यूनिट निकाल के देख लेते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर हम बात करेंगे तो के क्यू, या फिर डायरेक्ट वहीं से लिख लेते हैं क्यू ई लिखा हुआ है, उससे भी हमको पता चल जाएगा क्यू ई। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और क्यू से भाग दे देंगे, तो किसका यूनिट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो न्यूटन पर कूलम। तो हम बोल देंगे यहाँ पे इसका आता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम बात करेंगे उसी प्रकार से कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है एफ का वो होता है क्यू भी होता है, तो इसका भी तो न्यूटन ही रहेगा। और बी के लिए नीचे करना पड़ेगा कूलम्ब और भी को लिखना पड़ेगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इतना सारा यूनिट को ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को टेस्ला बोल देते हैं। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बोल देते हैं यहाँ पे मतलब कि 5 टेस्ला। तो अब यहाँ से वेलोसिटी कितना निकल के आएगा, 10/5 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगे और इतना मैग्नेटिक फील्ड लगे और इसमें बहुत सारा चार्ज पार्टिकल हो जिसके पास कुछ वेलोसिटी हो, तो जिसके पास 2 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी होगा वहीं क्या करेगा, सीधे एक्स डायरेक्शन से बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना इधर उधर गए क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। लेकिन अगर किसी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हावी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हावी होता है तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हावी होगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो फिर वो सीधे नहीं निकल पाएगा, वो इसी में अपना घूम जाएगा कहीं ना कहीं उधर या इधर। तो ये अपना केस हो गया किसके लिए, वेलोसिटी सेलेक्टर का। तो वेलोसिटी सेलेक्टर एक तरह से क्या था, वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला के हम लोग क्या किए हैं, निकालें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग सेलेक्ट करना चाहते थे। तो इस प्रकार से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वेलोसिटी का वो संपन्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। ओके।